हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, बिंदास। हाँ तो भाई आज लेकर के आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें बातें होंगी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सो रेडी हैं आप लोग? भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स के लिए रेडी हैं? ओके, सो आज स्टार्ट करेंगे हम और बातें करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी में छोटी मोटी बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स एंड एज वेल एज मैकेनिज्म मेजरिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन सब के बारे में बातें होंगी हमारी, और थोड़ा बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें हम ग्राफ के बेसिस पे आपको बताएंगे एवरेज आरओआर के बारे में और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ठीक है, सो रेडी है? ओके, सो देखो मैंने बोर्ड पे पहले से कुछ लिख रखा है। आज हमको क्या पढ़ना है? दैट रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यही सब आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लेंगे और नोट करते रहेंगे। जो जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं और आपको डेफिनेटली आंसर आपके दिए जाएंगे। ठीक है, सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड वी आर हियर ऑन केमिस्ट्री जिला। ओके, सो स्टार्ट करें। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? सबसे पहले लिख रखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में इसमें बातें करते हैं। किसके बारे में बातें करते हैं? रिएक्शन की स्पीड के बारे में बातें करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको मैंने बताया था, जब मैं गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनिटी तो आप चेक कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक करोगे आप? भैया डेल्टा जी जो हुआ वो नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दैट वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो भाई डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी, सो कैन यू गिव मी आंसर? रिएक्शन की स्पीड के बारे में आप कोई आंसर दे सकते हो मुझे कि व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन? मतलब मैं तुमसे कहूं कि भाई एक दो, मतलब तुम लैब में हो और लैब में तुमने दो रिएक्टेंट्स ले लिया, दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करा दिया, तो प्रोडक्ट कितनी देर बाद बनेगा? तुरंत बन जाएगा, आधे घंटे बाद बनेगा, 1 साल बाद बनेगा, 100 साल बाद बनेगा? कब बनेगा प्रोडक्ट? तो वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है ना, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो स्पीड रिएक्शन की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की टाइमिंग क्या रहेगी बनने की, या कितनी देर में बनेगा, या फिर क्या होगा। समझ रहे हो ना? तो हमको स्पीड के बारे में यहां पर पढ़ना है। तो भाई स्पीड के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। व्हाई टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स? क्यों पढ़े केमिकल काइनेटिक्स को? आप समझ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कैन एनीवन गिव मी आंसर? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? बेटा हम इसको पढ़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि डे टू डे लाइफ में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा। मैं आपको सबसे वाइड यूज बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को क्यों पढ़ने का। फार्मा कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, जो मेडिसिन वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लोग बनाते हैं मेडिसिन वगैरह ना। तो ये भी सुन रखा होगा तुमने, वो डिस्प्रिन काम करे तुरंत, ऐसे करके नहीं होता है कि विद इन सेकंड्स के अंदर जो है सिर दर्द गायब हो जाए, बदन दर्द गायब हो जाए, बुखार गायब हो जाए, सेकंड्स के अंदर ये सब गायब हो जाए, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरल लाइफ में, बट फिर भी एडवर्टाइजमेंट में तो आपने देख ही रखा होगा कि ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वो किस बेसिस पे बोलते हैं? वो इसी बेसिस पे बोलते हैं कि बॉडी में जाने के बाद जो मेडिसिन होगी वो लगभग इतने टाइम के बाद अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी, इजंट इट? इतने टाइम के बाद अपना वर्क करना स्टार्ट कर दे, विद इन 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। इतने देर में अपना वर्क करेगी और इतने देर में जो आपका सिर दर्द है उसको गायब कर देगी, या फिर बुखार है उसको गायब कर देगा, ऐसा करके। तो फार्मा कंपनीज में रिएक्शन की स्पीड के ऊपर ही ये बताया जाता है कि दवाइयां बॉडी में जाने के बाद कितनी देर बाद काम करने वाली। ठीक है,
फिर एंजाइम्स में भी इसकी वर्किंग होती है। कैटालाइसिस आपने नाम सुना होगा, विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालाइसिस का नाम सुना होगा, है ना। तो उन सब जगहों पर केमिकल काइनेटिक्स का यूज होता है, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर भी इफेक्ट करते होंगे, है कि नहीं, जैसे कंसंट्रेशन वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह है, ये सब इफेक्ट करता है, नो डाउट। तो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, या फिर रिएक्शन की रेट को घटा देते हैं, या फिर रिएक्शन की रेट को मॉडरेट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, ये सब कुछ हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ताकि हम रिएक्शन की रेट के बारे में जान सकें। लाइक दैट इफ आई एम गोइंग टू से दैट कि डू यू थिंक एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे तुम लैब में गए, लैब में जाकर के तुमने क्या किया कि जेडन लिया, जिंक के ग्रेन्युल्स लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो जिंक के ग्रेन्युल्स को तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दिया, तो जब तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्युल्स मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और बारिश होने लगनी चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है क्या आपने कभी लैब में देखा कि आपने हाइड्रोजन गैस रिलीज कराई और ऑक्सीजन उसमें मौजूद था और रिएक्शन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, बारिश होने लगी? ऐसा तो होता नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो जो रेट होती है रिएक्शन की, दैट इज वेरी स्लो। रिएक्शन की रेट जो है वो बहुत स्लो है। कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, some of the reactions are very fast, some of the reactions are very slow, some of the reactions are moderate. And I must tell you that in this chapter we are not going to study about very fast reaction, we are not going to study about very slow reaction, we will only study about the moderate reactions. हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में बातें करेंगे जो मॉडरेट हैं, जो बहुत ज्यादा ना तो स्पीड में है ना बहुत ज्यादा स्लो, उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही बातें चलेंगी। तो तीन तरह के जनरली रिएक्शन होते हैं। पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन और एवरेज रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट और एवरेज रिएक्शन, तो ये तीन तरह के बेसिकली अपने पास रिएक्शन है। बहुत ज्यादा तेज होने वाले जैसे आयोनिक रिएक्शंस हैं, लाइक आई एम गोइंग टू से दैट कि आयोनिक रिएक्शन जो होती हैं दीज आर वेरी फास्ट इन नेचर। मतलब ये समझो तुम कि तुमने क्या कर लिया, AgNO3 ले लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट को तुमने क्या कर दिया, NaCl में मिला दिया। सिल्वर नाइट्रेट को NaCl में मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl में। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर जो है वो सिल्वर उसमें जो है आयन के फॉर्म में, नाइट्रेट भी आयन के फॉर्म में, NaCl में मिलाया है तो Na भी आयन के फॉर्म में, Cl भी आयन के फॉर्म में। फिर आयन की एक्सचेंजिंग होगी और क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl। फिर वहां से फिर दोबारा आयन बनेंगे, तो आयंस की एक्सचेंजिंग होती है। तो आयन की एक्सचेंजिंग जो होती है बहुत रैपिड होती है, बहुत तेजी से आयंस एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, इट टेक्स वेरी लेस टाइम। यू कैन इमेजिन दैट कि उसमें जो है नैनो सेकंड तक का टाइम लगता है, गॉट इट। बहुत कम टाइम में वो रिएक्शन जो हो जाती है, मतलब पलक झपकते रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरी फास्ट रिएक्शन। एंड अनदर वन इज वेरी स्लो रिएक्शन, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। भैया रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा वो कई सालों बाद होगा, तो वैसी रिएक्शन के बारे में पढ़ के, उसकी स्पीड के बारे में पढ़ के हमको क्या फायदा मिलने वाला है, समझ रहे हो। 200 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, तो ऐसी रिएक्शंस को पढ़ के कोई फायदा तो है नहीं। तो वेरी स्लो रिएक्शंस एंड वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हम कोई बातें नहीं करते, ठीक है। जैसे रस्टिंग वेरी स्लो है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, एक ऐसी रिएक्शन जो ना तो बहुत ज्यादा टाइम ले ना बहुत कम टाइम, मतलब ऐसा टाइम ले जो फाइनाइट हो, मतलब एक जैसे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जिसमें हम उसकी रेट को स्टडी कर सकें, अच्छे से उसकी रेट के बारे में हम पढ़ सकें। तो वैसी रिएक्शन के बारे में ही हम सिर्फ बातें करेंगे, गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है सबको कि मैं कैसी रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं। लाइक तुम सबसे पहले जाओ, तो मान लो तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी फैक्ट्री है एमोनिया बनाने वाली, ठीक है। तो एमोनिया जनरली कैसे बनता है, N2 प्लस 3H2, एंड यहां से तुमको मिलेगा 2NH3 एमोनिया, ठीक है। ये मिलेगा N2 प्लस 3H2, ये 2NH3 एमोनिया। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। ये रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा तेज है, ना ही बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब ये फाइनाइट टाइम लेती है, मतलब ये मॉडरेट टाइम में रिएक्शन हो जाती है। इस वजह से इसी तरह के रिएक्शंस का रिएक्शंस के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा टाइम ना ले, जो बहुत कम टाइम ना ले, उस तरह की रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। सो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करनी है।
मैंने आपको बता दिया स्पॉन्टेनिटी के बारे में थर्मोडायनेमिक्स से पता चल गया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया कि रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी। तो रिएक्शन की स्पीड को पढ़ने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना जरूरी है। इट इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, बट इट कैन बी अ स्कोरिंग चैप्टर इन योर बोर्ड as well as in IIT JEE और that NEET examination. Okay, इनमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है ये चैप्टर, तो वीडियो बने रहेंगे, लास्ट तक देखते रहेंगे। अब मैं इतना रफ करता हूं ताकि चैप्टर को आगे बढ़ाएं। स्टडी बता दिया क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, किस तरह की रिएक्शन के बारे में बातें करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बातें करनी है, बाकी रिएक्शन के बारे में बातें नहीं करनी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको सिंपली बोला जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। कई जगहों पर स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, कई जगहों पर रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, सिंपल तुम अगर बात करोगे, फिजिक्स में आ जाओ थोड़ा सा, तो तुम जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजंट इट? या फिर आप लिख सकते हो चेंज इन लोकेशन अपॉन टाइम टेकन, भैया कोई लोकेशन जो आपने एक पर्टिकुलर टाइम में बदली है उसी को आप बोलोगे आपकी वो स्पीड है, इजंट इट? यही बोलते हो ना कि भैया जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, मान लो एक इनिशियल पॉइंट था ए, इनिशियल पॉइंट ए, यहां से तुम उठ करके गए बी पर, तो यहां से यहां तक जाने में जितना डिस्टेंस तुमने कवर किया और जो टाइम लिया तुमने यहां से यहां तक, लेट अस सपोज मैंने कहा कि तुमने डी डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, सो दैट इज डी अपॉन टी। रिएक्शन की स्पीड क्या, सॉरी स्पीड क्या होगी आपकी, डी अपॉन टी हो जाएगी। सो लाइक दैट कि अगर मैं रिएक्शन की बातें करूं तो मेरे पास दो चीजें होती है, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास रिएक्टेंट होना चाहिए, तो रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 11th क्लास मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा है या फिर तेज हो रहा है? तेज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं। रेट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट किए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। लाइक मैंने कहा कि मेरे पास मान लो ए है और प्लस बी है, ये ए बी आपस में रिएक्ट करके सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो है ये आपस में रिएक्ट किए और फॉर्मेशन किसका हुआ, सी प्लस डी का। मतलब ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है तुम्हारे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा तुम्हारा, रिएक्टेंट रहा। दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से मिलकर के क्या बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द रेट, रेट क्या है, तो तुम सोचो कि ए जो है, जो ए है रिएक्टेंट में, ए की कुछ कंसंट्रेशन होगी, बी की कुछ कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन होगी, बी की कंसंट्रेशन होगी, तो ए की कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग आई होगी, ए की कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग आई होगी, फिर बी की कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग आई होगी, और इसकी वजह से ये बने, मतलब इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। शुरुआत में बेटा ये 100% थे, ठीक है, अब इन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया, तो रिएक्ट कर लिया तो इनकी कंसंट्रेशन अब धीरे 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 घटने लगती है। जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन घटती है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट की घटती है और प्रोडक्ट की टाइम के साथ बढ़ती है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, जितनी कंसंट्रेशन इसकी उतनी कंसंट्रेशन इसकी, तो फिर आप बोलोगे कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर चुका, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता है कि टूटना और बनना खत्म हो जाता है, ठीक है। जितना टूट करके ये बना रहा है, उतना ही आपस में जुड़ करके ये बना ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाना, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम गेन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप जितना ये टूट कर बन रहा है उतना ही, जितना ये टूट करके, जितना ये कंबाइन होकर ये बनाता है, उतना ये टूट करके इतना बनाने लगता है। जितना ये कंबाइन होकर इतना बनाते हैं, उतना ही ये टूट कर ये बनाने लगता है, ठीक है। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बात करोगे, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आती है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आती है, उसी को आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। देखो, टाइम के साथ डिस्टेंस में जो चेंजिंग आई उसको आपने स्पीड बोला, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आई, तो ये शुरुआत में कंसंट्रेशन कुछ और थी, बाद में कंसंट्रेशन कुछ और है, जब रिएक्शन हो गई तो कंसंट्रेशन कुछ और हो गया, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बदल रहा है, तो टाइम तो लगा होगा ना।
तो टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन बदल रहा है ना, उसी को आप रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर करते हैं। क्लियर? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो बदलाव आया उसको आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? ये यूनिट है किसकी? कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर। और यहां पर अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखो तो क्या मिलेगा तुमको? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये कि अगर हमको ये बताना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमको ये बताना हो कि रिएक्शन की रेट क्या है, तो क्या हम सिर्फ कंसंट्रेशन को ही देख सकते हैं या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि यस रिएक्शन की रेट बदल रही है? फिर से सुनना मेरी बात को। क्या हम सिर्फ कंसंट्रेशन को देखकर ही कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, सिर्फ इसी बात पे ये बता सकते हैं कि रिएक्शन की रेट जो है वो बदल रही है, मतलब रिएक्शन में रेट आ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, जो भी हो रहा है, क्या हम सिर्फ कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही बोल सकते हैं या फिर कुछ और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये बोल पाएंगे कि हाँ रिएक्शन की रेट बढ़ या घट रही है? गॉट इट? तो और भी सारे फैक्टर्स हैं, इतना आप छाप लोगे फटाफट, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। फैक्टर्स और भी हैं विच विल इंडिकेट अस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू चेंज, मतलब रिएक्शन जो है वो हो रही है। ये कुछ और फैक्टर्स के बेसिस पर भी बोला जा सकता है। एक तो कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, बट आई एम डिस्कसिंग हियर सम मोर फैक्टर्स एंड दैट इज व्हाट? पहला फैक्टर है हमारा वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम, अगर मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट को आपस में तुमने मिलाया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो भाई जो रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम या तो कम होगा, जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम घटेगा। जब उसका वॉल्यूम घटेगा तभी तो ये नई चीज बनेगी। ये शुरुआत में इतना है, अब इसमें से निकल करके कुछ बन रहा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम घटेगा, तो भी ना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो। दूसरा है आपका कलर, कलर के बेसिस पे आप बोल सकते हो बच्चों, रिएक्टेंट साइड में कलर कुछ और था, फिर जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट का कलर कुछ और बना, तो प्रोडक्ट का कलर बना, इट मींस दैट कि कलर के बेसिस पे आप बोल सकते हो ना कि रिएक्शन हो रही है, उसके बेसिस पे भी आप रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। थर्ड, टाइट्रेशन के बेसिस पे आप बताओगे बच्चों, टाइट्रेशन के बेसिस पर आप बताएंगे। उसके बाद फोर्थ, प्रेशर के बेसिस पर आप बताएंगे। गॉट इट? उसके बाद फिफ्थ, टेम्परेचर के बेसिस पर आप बताएंगे। मतलब ये और भी एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनको देख करके आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन जो है, जो रिएक्शन है वो हो रही, सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन है, मतलब इन सबका पिता है चेंज इन कंसंट्रेशन। गॉट इट? जब तक कंसंट्रेशन बदलेगा नहीं तब तक ये कोई भी चीज काम नहीं करने वाली। लेकिन अगर ऐसा भी आप देख लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि कंसंट्रेशन बदल रहा है। अगर ऐसा भी कुछ आपको दिख जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रेशर कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है, कलर में चेंजिंग हो रही है, वॉल्यूम बदल रहा है, तो इनमें से अगर कुछ भी दिख जाए तो आप ये समझ लेना, आप ये मान लेना कि कंसंट्रेशन बदल रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। गॉट इट? ओके, अब मैं इसको रफ करूं तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने लिखा क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिखा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लो इनिशियली कंसंट्रेशन थी C1, मैंने कहा इनिशियली कंसंट्रेशन C1 थी एंड फाइनली यहां से आकर यहां पर गई C2। गॉट इट? और इसको यहां से यहां तक जाने में T टाइम लग गया, तो हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये बोला आपने, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो दैट C2 माइनस C1 इज इक्वल्स अपॉन T2 माइनस T1। कैन यू राइट लाइक दैट? क्या आप ऐसे लिख सकते हो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1।
ठीक है, मतलब फाइनल में से आप इनिशियल घटाते हो ना, तो ये रहा फाइनल, C2 इज व्हाट फाइनल एंड C1 इज व्हाट इनिशियल, तो C2 फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को घटाया और फाइनल टाइम जो था उसमें से इनिशियल टाइम को घटाया, तो आपको पता चला कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। सो यू कैन राइट लाइक दैट C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को आप दूसरे तरीके से इंडिकेट करते हो चेंज इन C अपॉन चेंज इन T। ठीक है, क्लियर है इतना? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब मान लो कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन, किसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे दी गई और आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोल दिया गया। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको एक दे दिया गया रिएक्शन A प्लस BB प्लस CC गिव्स यू DD प्लस EE, ऐसे करके आपको दे दिया गया। ठीक है, A प्लस, अच्छा इसको हटा दो, ज्यादा हो रहा है। A प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD, ऐसे करके दे दिया गया। अब आपसे कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए, एक ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए आपसे कहा गया कि भैया इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? ध्यान से बात को सुनेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आपको क्या करना है? देखो ये कंसंट्रेशन है, सॉरी ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड में आपको क्या लिखना है? जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, ध्यान से सुनना, जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? छोटा a है। यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? छोटा b है। यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है? छोटा c, और यहां पर छोटा d। ठीक है, तो हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेना है अपॉन में, तो 1 अपॉन a, उसके बाद से कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फिर उसके बाद से हमको लेना है दोबारा, तो 1 अपॉन b कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन टाइम टेकन। ठीक, उसके बाद से यहां आ जाओ, तो 1 अपॉन c कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन टाइम टेकन, या फिर चेंज इन टाइम। ठीक है, या चेंज इन टाइम लिख लो, चेंज इन टाइम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद से आपको 1 अपॉन d कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D अपॉन यहां पर चेंज इन टाइम, ऐसा। अब बेटा एक चीज और याद रखना कि रिएक्टेंट साइड जो होता है वहां पर आपको माइनस का साइन यूज करना है। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए आपको माइनस का साइन यूज करना है, प्रोडक्ट के लिए आपको प्लस का साइन यूज करना है। मतलब प्रोडक्ट तो हमेशा प्लस में ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। रिएक्टेंट साइड आपको माइनस का साइन यूज करना है, प्रोडक्ट साइड आपको माइनस का साइन यूज नहीं करना। अब सवाल यह है कि क्यों हम रिएक्टेंट साइड माइनस का यूज कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैंने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो मान लो कि शुरुआत में मेरे पास कंसंट्रेशन थी, 100। ठीक है, शुरुआत में कंसंट्रेशन थी 100, मतलब C1 था मेरे पास 100 और C2 हो गया 50। तो भाई चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब क्या? 50 माइनस 100, तो 50 माइनस 100 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब शुरुआत में जो भी टाइम रहेगा, मान लो 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा तुम्हारा? माइनस 50 अपॉन 1, इजंट इट? माइनस 50 अपॉन 1। और रेट जो होता है, स्पीड जो होता है, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब तुम सोचो यार, रेट कैसे नेगेटिव लोग? समझ रहे हो बात को? रेट कैसे नेगेटिव हो सकता है? किसी भी चीज का रेट कैसे नेगेटिव हो, है कि नहीं? मतलब टाइम के साथ वो रेट जो होगा वो बढ़ेगा, वो घटेगा कैसे यार? घटे तो टाइम के साथ रेट हमेशा बढ़ता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो इसको आपको पॉजिटिव दिखाने के लिए, टू शो इट पॉजिटिव, आपको माइनस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी ना यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 50 आएगा, तभी ना रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारी पॉजिटिव आएगी। बात समझे? इसीलिए हम माइनस से आगे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। गॉट इट? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो माइनस से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। किसके केस में करते हो आप? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के केस में, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के केस में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझे? यहां पर जब आप रिएक्टेंट की बात करते हो तभी ना आप बोलते हो कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन तुम्हारी कितनी थी?
फाइनल कंसंट्रेशन 50 हो गई। भैया शुरुआत में कंसंट्रेशन सबकी ज्यादा रहती है और फिर जब बाद में कंसंट्रेशन होती है तो घटती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ घटती है, अभी मैंने बताया आपको। तो शुरुआत में 100 थी, बाद में 50 हुई, तो 50 में से 100 घटाओगे तो -50 आएगा। अब -50 मतलब रेट माइनस में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको माइनस से आगे से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही जो आप आगे से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसी माइनस को हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। वी आर इंडिकेटिंग दैट नेगेटिव साइन हियर, उसी नेगेटिव साइन को हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं, यहां एंड प्रोडक्ट साइड में नहीं होता है क्योंकि यहां तो फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। बस अंतर बस इतना ही है कि जब आप रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेंगे यहां पर नीचे और उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और माइनस माइनस आप रिएक्टेंट के केस में आगे लगाओगे, प्रोडक्ट के केस में माइनस आगे नहीं लगाओगे, दैट विल बी पॉजिटिव साइन। सबको क्लियर है कैसे लिखा मैंने? सबको क्लियर है कैसे लिखा गया? दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक। अब हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस की। रेट ऑफ अपीयरेंस, अगर मैं इसी के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर मैं इसी के लिए लिखूं तो आप सोचो कि अपीयर कौन हो रहा है, कौन बन रहा है। अपीयर मतलब क्या? बनना। डिसअपीयर मतलब क्या? अपना आइडेंटिटी लूज करना, गायब होना, ठीक है। तो डिसअपीयर कौन हो रहा है? रिएक्टेंट हो रहे हैं। अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? डिसअपीयर रिएक्टेंट हो रहे हैं, अपीयर कौन हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो डिसअपीयर रिएक्टेंट हुए अगर, तो इसके लिए अब अगर तुम ROD लिखोगे, ROD will always be written for, ROD will always be written for, यहां लिख देता हूं मैं, will always be written for reactant। ROD हमेशा रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। ROD हमेशा रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाएगा और ROA will always be written for, ROA will always be written for इसके लिए प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होगा, प्रोडक्ट बनेगा ना हमेशा, यार समझ रहे हो? रिएक्टेंट हमेशा गायब होगा और प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। तो हमेशा ROD आप रिएक्टेंट के लिए लिखोगे और ROA हमेशा आप प्रोडक्ट के लिए लिखोगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें, छाप लें। रफ करूं मैं? रफ करें, ठीक। इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद से बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो, अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो तो क्या चेंजिंग आने वाली है? व्हाट इज द चेंजिंग बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये लिखा था हमने। अब अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कौन होगा? रिएक्टेंट होंगे। तो रिएक्टेंट के लिए ROD लिखेंगे। तो ROD इज इक्वल्स टू, देखना ये कौन है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है तुम्हारा, तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ROD। अब यहां देखना एक बात गौर करने वाली ये है कि तुमने ROD रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में पहली चीज नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अब भैया एक बात सुनो यार, बहुत प्यार से बात को सुनना। मतलब कोई चीज डिसअपीयर हो रही है तो तुमको पता नहीं चल रहा क्या कि वो डिसअपीयर हो रही है? मतलब ROD रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वहीं से समझ आ रहा है कि वो चीज खत्म हो रही है, तो माइनस क्यों लगाया? बोलो, अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो फिर माइनस क्यों लगेगा? नहीं लगेगा ना यार। वो चीज मतलब गायब हो रही है, तुमको पता चल गया कि यहां गायब हो रही है, तो माइनस नहीं लगाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लेते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लेते हो। लेकिन जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाओगे। आप ऐसा भूल जाओगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाम की भी कोई चीज है। समझ रहे हो बात को? आप ऐसा भूल जाओगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाम की कोई चीज है। जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं तब, ठीक है। तो इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है। रिमेंबर माय वर्ड्स, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन में आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लिखते टाइम पे नेगेटिव लेंगे। वो क्यों लेंगे मैंने आपको बताया, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है।
लेकिन आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नेगेटिव नहीं लोगे। दो चीजें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में नहीं करने, एक तो आपको साइन नहीं चेंज करना है और दूसरा आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे नहीं लेना है। समझ आ रही है बात? अगर नहीं समझ आ रही तो अपने नोट्स में डाल करके लिखो कि ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है बच्चों। तो रेट ऑफ अपीयरेंस आप लिखोगे किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए लिखोगे आप, तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और फिर उस पर लिखो कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ये रहा रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। इसमें भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे नहीं लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अब देखो यार, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब किसी एक को भी तुमने निकाल लिया, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जिसकी वजह से अगर एक निकल जाए तो वो जो एक की वैल्यू निकलेगी दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। वही है रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं समझे भैया? एक निकाल लो, अगर इसका यार दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तुमको दिया हुआ है टाइम के साथ, बोल रहा है कि मान लो कि अगर 2 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन में इतनी चेंजिंग आई, ए की कंसंट्रेशन में इतनी चेंजिंग आई, तो टाइम तो यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा तुम्हारा। अच्छा एक बार थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं, ऐसे ए के बीच में नहीं, स्टैंडर्ड के बीच में नहीं, ऐसे लिख करके दिखाते हैं। मान लो तुमको दिया हुआ है 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c प्लस 6d, ऐसे रैंडम लिख दिया गया, ठीक है। ऐसे रैंडम 2a प्लस 3b गिव्स यू 4c प्लस 6d। अब इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। यू नीड टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले आप क्या करोगे? रिएक्टेंट्स के केस में देखो, ये लोगे आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर आप ले रहे हो तो यहां पर ऐसे लगा दो, डेल डेल लगा दो, डेल डेल ए, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी या फिर टी लिख दो विद टाइम रेस्पेक्ट, टाइम के साथ चल रहे हो तो 2t लिख दिया तुमने, ठीक है, या फिर डेल्टा टी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखते हो रिएक्टेंट के केस में तो आई क्या लगाते हो? माइनस। क्लियर है? फिर इसके बाद इस पे आ जाओ, क्या लिखोगे आप लिखोगे 1/3 डेल्टा बी अपॉन टी। क्लियर? यहां भी माइनस लगेगा। अब यहां पर तुम लिखोगे इसका केस, तो आप लिखोगे 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, या फिर डेल टी या फिर टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/6 डेल कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल टी। सो दैट विल बी the way to write the rate of reaction of that particular reaction। इस particular reaction के लिए rate of reaction लिखने का ये रहा तरीका। फटाफट देख ले, समझ ले, क्या आपको समझ आ रहा है क्या मैंने लिखा है? Are you able to understand बच्चों? Are you able to understand? आई बात समझ में? अब रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना होगा तो ये नीचे वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा देना यार, माइनस का साइन हटा देना, आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर है क्या? फटाफट बोलो। टफ करूं? ओके ओके ओके, तो रफ करते हैं इसको, फटाफट रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे के केस में क्या पढ़ना है हमको? अब हमको जानना है, हमने मॉडरेट रेट के बारे में बात कर ली कि व्हाट इज कॉल्ड मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट हमने देख लिया, इस ROR निकाल लेंगे अब आप सभी लोग, कोई टेंशन नहीं है, अब आप लोगों को आसानी से निकाल लोगे बच्चों। इससे नोट्स बनाते रहा करो। फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको नोट्स चाहिए। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो भैया कैसे देंगे? बात समझ रहे ना? अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। क्या होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब समझना भैया, एवरेज रेट का मतलब समझो पहले तुम। एवरेज रेट, एवरेज रेट का क्या मतलब है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको कई बार किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फर्क नहीं पड़ता, एक्स और सी बात एक ही है, ठीक है। एवरेज रेट, एवरेज मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो तुमसे कहा गया एवरेज डिस्टेंस, जैसे मैं सलेमपुर में रहता हूं तो यहां से गोरखपुर जो है 70 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है। तो भैया तुम यहां से चले गोरखपुर के लिए, तो गोरखपुर के लिए तुम जाओगे तो बीच बीच में तुमको कई जगह पे रुकना पड़ेगा, मतलब बाइक स्लो करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर पूरी जर्नी के दौरान मैं तुम्हारी एवरेज स्पीड पूछूंगा, व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड, है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड मतलब सम अप ऑफ ऑल द स्पीड्स, सारी स्पीड्स को सम अप कर दो और जो टाइम तुमने ले रखा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम गोरखपुर गए और गोरखपुर से आए तो 80 80 160 हो गया।
और फिर उसके बाद से तुमने आने में और जाने में जो टाइम लिया, दोनों टाइम्स को मैंने जोड़ करके नीचे से डिवाइड मार दिया तुम्हारे डिस्टेंस को, तो तुमको मुझे वहां पर तुम्हारे आने और जाने की एवरेज स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट होता है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन C2 से C1 से C2 अपॉन टाइम टेकन। अब अगर मैं ये कहूं कि इंस्टेंटेनियस रेट की बातें हो रही है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट और एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी मोमेंट पे आपकी स्पीड क्या रही होगी, व्हाट इज योर स्पीड एट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, उसकी बातें हम कर रहे हैं। तो बेटा जब आप पर्टिकुलर मोमेंट की बात आप करते हो, तो मोमेंट की बात आप करने लगते हो, तो क्या होता है कि जो t होता है t टेंड्स टू 0, t किसको दिखाने लगता है, 0 को दिखाने लगता है। बात ध्यान से सुन लेना, t किसको दिखाने लगता है, 0 को दिखाने, मतलब यार मतलब बहुत छोटे टाइम में जो तुमने थोड़ा सा चेंजिंग किया अपने डिस्टेंस में, बहुत छोटे टाइम में जो उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, तो बहुत छोटा टाइम मतलब क्या, इट विल स्टार्ट टेंडिंग t इज इक्वल्स टू 0, t टेंड्स टू 0, t 0 को टेंड करने लगेगा, और जब t 0 को टेंड करेगा तभी तुमको बहुत छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन पता चलेगा। समझ रहे बात को? तो अगर बहुत छोटे की बात करोगे आप, तो फिर वहां पर आप क्या यूज करोगे, आप कहोगे dx, मान लो x तुम्हारी कंसंट्रेशन है, तो dx अपॉन dt, ये आप यूज करने लगोगे। जैसे आप अभी तक यूज कर रहे थे del c अपॉन del t या फिर del x अपॉन del t, तो उसी तरह आप यूज अप करोगे dx अपॉन dt। d मतलब क्या, छोटा सा, dx मतलब क्या, बहुत छोटी सी चेंज इन कंसंट्रेशन इज व्हाट dx, एंड बहुत छोटे से टाइम में जो तुमने कवर किया है वो कंसंट्रेशन, जो हल्की सी चेंज हुई है बहुत छोटे टाइम में, दैट इज dt, वो है dt। आई बात समझ, फटाफट बोलिए, आई बात समझ क्या? अब ये मान लो कि बहुत छोटे टाइम के लिए तुम्हारे पास एक रिएक्शन थी, Fourier plus 4b, that gives you 5c plus 6d। लेट सपोज ऐसे करके कोई रैंडम हाइपोथेटिकल इक्वेशन दी हुई है, हाइपोथेटिकल ऐसे करके कुछ भी रैंडम, ठीक है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको दी हुई है, और आपसे कहा कि इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिखो। व्हाट यू हैव टू राइट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा यहां लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस, ROR, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, A, so dA, रिमेंबर dA एंड अपॉन dt, यहां क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा, माइनस, बता रखा है मैंने तुम लोगों को, इज इक्वल्स टू -1/4 d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 concentration of C upon dt is equals to 1/6 concentration of D upon dt. So this is what your instantaneous rate of reaction. भाई वहां पर देखो बहुत अंतर नहीं है यार, मतलब तुम समझ रहे हो ना, वहां पर डेल यूज कर रहे थे, यहाँ डी यूज कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। हेडेक क्यों ले रहे हो इतना? माइनस प्लस का खेल याद रखो बस, माइनस प्लस का खेल बस याद रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रफ करें, ओके रफ करते हैं इसको फटाफट। इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आया क्या? जब t तुम्हारा 0 को टेंड करने लगे, बहुत स्मॉल टाइम है जो तुमने तुम्हारे कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, dx सॉरी अपॉन dt, अब इससे इंडिकेट करने लगोगे, समझ गए? अब करें, ओके। तो ये बात हो गई इंस्टेंटेनियस की। लेकिन इंस्टेंटेनियस का जो केस है, दैट कैन बी ओनली शोन बाय, दैट कैन नॉट ओनली शोन बाय बट इट मस्ट बी शोन बाय ग्राफिकली। वो ग्राफिकली हमको देखना पड़ेगा। तो मान लो ये तुम्हारा टाइम है और मान लो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। तो बच्चों रिएक्टेंट जो होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, घटता है, ऐसे ऐसे घटता जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात लूं तो यहां मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट और यहां लिख दूंगा टाइम ऐसे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट ऐसे बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में ऐसे जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे हो गया और कंसेप्ट और रिएक्टेंट ऐसे हो गया। रिएक्टेंट शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है, देखो यहाँ 0 से कितना ऊपर है, और शुरुआत में प्रोडक्ट 0 होता है, फिर बढ़ता जाता है, और उसके बाद से फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाता, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का ग्राफ, दोनों के ग्राफ हमने बना करके आपको दिखा दिए। अब मान लो कि तुमको इस पॉइंट पर तुमको इंस्टेंटेनियस रेट पता करनी है,
कि जब कंसंट्रेशन घटते 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 जा रही थी तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था, चेंज इन कंसंट्रेशन जो था उसका रेट क्या था, व्हाट वाज द रेट, कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही थी उसमें रेट क्या थी। तो आप कुछ नहीं करना आपको, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, गॉट इट। यहां आप देंगे एंगल थीटा, फिर आप यहां पर एक तो ट्राइंगल टाइप बना लो, ऐसे करके एक ट्राइंगल टाइप बना लो, ठीक है। ये थीटा एंगल है बच्चों, ये कैसा एंगल है, थीटा एंगल है। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, स्लोप को, इजंट इट। वो किसको इंडिकेट करता है, स्लोप को। तो यहां पर ये स्लोप भी तो है, यू कैन सी ये स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन है भैया, परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा तुम्हारा परपेंडिकुलर, गॉट इट, ये परपेंडिकुलर, और बेस तुम्हारा ये रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा dt, और ये मान लो जो भी है, मान लो dx, यहां पर x साइड तक हम चल रहे थे, x साइड तक अगर हम चल रहे थे तो ये dx अपॉन dt। सो tan थीटा विल गिव्स यू व्हाट, dx अपॉन dt। तो यही तो बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बहुत छोटे से टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आई है, दैट विल गिव यू रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता करके जाएगा। तो dx अपॉन dt, क्लियर है, आई बात समझ में। भाई स्लोप ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। भाई यहां पर बात करें, यहां इससे, ठीक है, तो ज्यादा स्लोप होगा, यहां इससे है तो ज्यादा स्लोप होगा। बात समझ रहे हो, ज्यादा स्लोप होने का मतलब यह है कि शुरुआत में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से घटी, शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से घटी, फिर धीरे 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 कम होने लगी, ठीक है। इसीलिए यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां पर कम है। फिर और यहां पर तुम देखो, इस पॉइंट पर देखोगे, अगर इस पॉइंट पे देखो तो और ज्यादा तेजी से घट रहा है कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है, दैट इज थीटा। समझे, प्रोडक्ट वाली कहानी लेकर के आओ। प्रोडक्ट वाली कहानी में आप देखोगे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुमको चाहिए तो मैं ऐसे बनाओगे, ऐसे, और ये तुम्हारा ये एक तो ट्राइंगल काट लो, यहां पर ये थीटा हो गया। सो दैट इज स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। स्लोप टेन थीटा होगा। स्लोप तुम्हारा क्या देकर के जाएगा तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन देकर के जाएगा। स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लोप बराबर टेन थीटा हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा तुम्हारा dt, सो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। बात समझ रहे हो, dx अपॉन dt। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम इस पॉइंट पे पता करना चाहते हो तो कैसा एंगल रहेगा भैया, ऐसा एंगल रहेगा ना, ऐसा छोटू सा एंगल रहेगा। अगर एंगल छोटू सा है, अगर एंगल कम है, इसका मतलब कि स्लोप कम है, मतलब शुरुआत में फॉर्मेशन कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले जीरो था, फिर थोड़ा फिर बढ़ता, मतलब स्लोप शुरुआत में कम है, मतलब कि फॉर्मेशन कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ गए स्लोप की कहानी, इंस्टेंटेनियस रेट की कहानी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी समझ में आ गया। प्लीज अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, इससे एनर्जी मिलती है, हम बूस्ट होते हैं और बेहतर लेक्चर तैयार करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट पर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन था केमिकल काइनेटिक्स का, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।